हेलो एवरीवन, आज है 24 जून 2025। तो आज के हमारे द हिंदू के टॉपिक रहेंगे कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर जो जवाबी हमला किया गया है। पहले तो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, लेकिन अब ईरान ने भी बैकफायर किया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद है जो भारत में माओवादी हैं, उनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और भारत में एक नई सिलिकॉन वैली बनाने की एक योजना प्रस्तुत की गई है, उसको हम देखेंगे। तो ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स एट यूएस बेसिस इन कतर इराक। तो जो अमेरिका के यूएस बेसिस बने हुए थे, वहाँ पर जो ठिकाने थे अमेरिका के इराक और कतर में, तो उन पर ईरान ने अटैक कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, मतलब अब इससे ये लग रहा है कि जैसे ईरान खुद भी दुश्मनी मोल ले रहा है अपने जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ। जैसे उन्होंने अभी मतलब वहाँ पर अमेरिका के जो भी ठिकाने थे उन पर अटैक किया, क्योंकि ईरान की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो वो डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे 12 से 13 हज़ार किलोमीटर की कोई रेंज वाली मिसाइल सिस्टम चाहिए। लेकिन हालांकि इतना ज़्यादा मतलब रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अभी तक ईरान के पास नहीं है। जो अभी तक ईरान के पास मिसाइल्स हैं उसमें 2 से 3 हज़ार तक वो मतलब अटैक कर सकता है, इतनी रेंज ही है उन वेपन्स की जो भी ईरान के पास है। इसीलिए अब ईरान ने अमेरिका के जो मतलब जो भी ठिकाने हैं उनकी जो नज़दीक कंट्री हैं ईरान के नज़दीक, तो उन पर हमले किए हैं। तो ये 23 जून 2025 की बात है। कतर और इराक में अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने उन पर हमला कर दिया गया और अमेरिका द्वारा ईरान के जो परमाणु ठिकाने उन पर बॉम्ब गिराए गए थे। कतर में जो है अल उदीद एयरबेस, उस पर 6 से 14 मिसाइलों से अटैक किया गया है और इराक में अल असद बेस पर 1 मिसाइल का हमला हुआ है। तो जो कतर में है उससे 6 से 14 मिसाइलें गिराई गई हैं और जो इराक है उसमें 1 मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरानी ने इसे ऑपरेशन बशारत अल फतेह नाम दिया है और विजय की घोषणा बताया है कि मतलब हमें की विजय प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जितने अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब गिराए थे उतनी ही मिसाइलें हमने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर दाग दी हैं। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो बदला, हमारी जो विजय है वो हो चुकी है, हमारा बदला पूरा हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए ईरान है, इसके ये जो 3 परमाणु ठिकाने थे ये वाले, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हालांकि जो फोर्दो जो परमाणु ठिकाना है उस पर इतनी आसानी से अटैक करना संभव नहीं है। जो ईरान है वो ये बयान दे रहा है कि हमारे जो भी परमाणु संवर्धन की जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस था, वो सब कुछ हमने कहीं और शिफ्ट कर लिया है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, ये हम फिर देखेंगे। मतलब ये आने वाले समय पर पता चलेगा। अगर ईरान फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ता है तो इट मीन्स कि उसका जो भी परमाणु संवर्धन है वो अभी तक सेफ है। तो यहाँ पर जो फोर्दो, नतांज और इस्फहान, यहाँ पर अमेरिका के द्वारा फाइटर जेट से अटैक किए गए हैं और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक पर अटैक किए हैं। मतलब उन पर नहीं किए हैं, वहाँ पर जो भी अमेरिकी ठिकाने थे उन पर हमले किए गए। ईरान कह रहा है कि हमारी जो भी जवाबी कार्रवाई है हम उसको जारी रखेंगे। अगर इजराइल या अमेरिका के द्वारा अटैक कर दिया जाता है ईरान पर तो ईरान चुप रहने वालों में से नहीं है, तो वो भी काउंटर अटैक जरूर करेगा। अब देखिए अमेरिका ईरान के संबंध कैसे हैं। सबसे पहले तो 1953 की बात करते हैं, जो इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। तब तक था पलट होता है। अमेरिका ब्रिटेन द्वारा जो ईरान के लोकतांत्रिक रूप चुने जाने के बाद जो प्रधानमंत्री उस समय से ईरान के थे, मोहम्मद मोसादेग, उसको हटाया गया और ईरान में अमेरिका के प्रति फिर अविश्वास पैदा हो गया था। फिर 1979 की इस्लामी क्रांति आती है। उसको अमेरिका समर्पित थे उनको उखाड़ फेंक दिया गया था। मतलब कि वहाँ जो भी शासक थे ईरान पर जो अमेरिका का समर्थन करते थे तो उनको वहाँ से हटा दिया गया और आयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में नया राज्य स्थापित किया। मतलब नया गणतंत्र स्थापित हो चुका था जिसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रहते थे। इसके बाद फिर तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर बंधक संकट के ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते गए। मतलब कि जो तेहरान है उस पर जो भी दूतावास अमेरिका का था उन पर मतलब कि उनके आपसी संबंध बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका शुरू से इजराइल का सपोर्ट करता है और ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन करार कर दिया है। लोकेशन देखिए, ये है ईरान और यहाँ पर इराक
और इधर कतर, तो इन पर अटैक किए गए हैं ईरान के द्वारा। सबसे पहले तो अमेरिका ने अपने जेट्स के थ्रू ईरान पर अटैक किया था, लेकिन अब उन्होंने मतलब जवाबी कार्रवाई भी जारी रखी है। इसके बाद जब इस्लामी क्रांति होती है, उसके बाद 1980 से 88 के बीच ईरान और इराक का युद्ध होता है। अमेरिका ने इराक का समर्थन किया था, जिसकी वजह से फिर ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कि अगर हम कोई व्यक्ति मतलब हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है तो हमें वही लगता है कि वो हमारा दुश्मन है। तो इसी तरह ईरान को भी वही लग रहा था, जो उसके दुश्मन या उसके जो भी विवादी मतलब जो भी तनावपूर्ण कंट्रीज थी उनके साथ जो भी कोई समर्थन करता था अमेरिका, जैसे कि अमेरिका का मध्य पूर्व में बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो अमेरिका कभी किस तरफ हो जाता है, कभी किस तरफ, मतलब हालांकि उसने खुले तौर पर इज़राइल को समर्थन देने का बयान सामने रखा है कि हम इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच एक परमाणु विवाद होता है 2000 के बाद। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण यही बनता है। 2015 का एक समझौता होता है, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। उस समझौते के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी ईरान के सामने कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, और उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। लेकिन 2018 में क्या हुआ, अमेरिका ने खुद को उस समझौते से बाहर कर लिया था, जिसकी वजह से ये जो तनाव है थोड़े और बिगड़ने शुरू हो गए थे। वर्तमान की स्थिति हम सब देख रहे हैं कि ईरान का सबसे पहले तो इज़राइल के साथ जो भी अटैक चल रहे थे, जो भी उनके साथ युद्ध चल रहा था, उसके बाद अमेरिका पहले तो कहता है कि हम 2 हफ्तों बाद या 15-20 दिनों बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसी बीच वो एकदम से ईरान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ईरान के मन में गुस्सा और ईरान के मन में और ज़्यादा हो जाता है कि अब मतलब ईरान ठान लेता है कि मैं इनके जवाबी जो भी इनके हमले होंगे मैं उनकी जवाबी कार्रवाई ज़रूर करूँगा। तो इसी वजह से जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद अब ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर दिया। डायरेक्ट अमेरिका स्टेट पर अमेरिका कंट्री पर अटैक कर पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूरी ईरान और जो अमेरिका उसके बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी है। इसी वजह से ईरान उन सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है जिसमें जिनका संचालन अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और ईरान ने इसे अपना ऑपरेशन बताया है बशारत अल फतेह, मतलब उसने कहा है कि हमारी जो विजय है वो हमने विजय प्राप्त कर ली है। इसमें अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने कहा कि ईरान ने हमले से पहले चेतावनी दी थी, जिससे हताहत कम हुए हैं। मतलब जो ट्रंप है वो कहते हैं कि चेतावनी दी गई थी ईरान के द्वारा, इसी वजह से हमारे जो सिविलियंस हैं मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके जो उन पर जो भी अटैक हुए उनका जो नुकसान वो कम हुआ है। अमेरिका ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना। उन्होंने कहा कि ये हमें उकसाने का एक तरीका है कि अब हमारे सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया तो हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, तो वो जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब कहीं नाटो कंट्रीज़ मिलकर ईरान पर अटैक भी कर सकती हैं, क्योंकि अब अमेरिका पर डायरेक्टली अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जो भी सैन्य ठिकाने हैं उन पर अटैक हुआ। तो इसी वजह से अब नाटो का भी रोल देखने को मिल सकता है। इससे क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय जो भी तनाव था, कतर तो इस हमले की निंदा करता है क्योंकि उसकी कंट्री में अटैक हुआ है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। तो इसी वजह से अब कतर और ईरान के बीच भी तनाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं इस सभी हमलों के? सबसे पहले तो परमाणु कार्यक्रम है। जो ईरान है वो अपना परमाणु संवर्धन बढ़ाता जा रहा था, तो और इजराइल के अस्तित्व को खतरा था। इजराइल अपने लिए इसे खतरा मान रहा था कि कल को कहीं परमाणु बम बनाकर इजराइल पर ना फेंक दे। तो इसी वजह से इजराइल ने सबसे पहले अटैक शुरू किए थे इस परमाणु कार्यक्रम को लेकर। उसके बाद अमेरिका सबसे पहले तो ये कहता है कि मैं मेरा कोई भी हाथ नहीं है इस अटैक में, लेकिन फिर अचानक से उसके बयान आते हैं कि हम इजराइल को खुलेआम सपोर्ट करेंगे, हम उसको पूरी सपोर्ट देंगे जितना भी हो सका। उसी वजह से ही फिर जो अमेरिका है उसने ईरान पर अटैक किया है, और इसी अटैक की वजह से इजराइल ने अमेरिका का धन्यवाद भी किया है, और इजराइल को विश्वास भी हो चुका है कि अमेरिका उनके साथ है। इस पर कुछ प्रतिबंध और आर्थिक दबाव के कारण भी हैं।
अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे ईरान पर और इस ईरान की अर्थव्यवस्था उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नज़र आई है, जिसकी वजह से ईरान में थोड़ा असंतोष और गुस्सा फैला हुआ है। प्रॉक्सी युद्ध, ईरान और अमेरिका के बीच प्रॉक्सी जैसे कि यमन, सीरिया, लेबनान के ज़रिए उनके बीच आपस में टकराव होते रहते हैं। टकराव कैसे होते हैं? डायरेक्टली नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ईरान जो है, मान लीजिए कि मान लीजिए ईरान जो है फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करता है, ठीक है। उधर जो अमेरिका है वो इज़राइल को सपोर्ट करता है। तो अब क्या होगा, जो सपोर्टर्स कंट्रीज़ होती है ना, उनके भी आपस में जो तनाव है वो बढ़ते नज़र आते हैं। जैसे अभी हो सकता है अब रूस भी इस युद्ध में आ सकता है, क्योंकि जो रूस का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान ने, तो उसी वजह से अगर रूस के किसी ठिकाने पर अटैक होता है तो फिर रूस भी इस युद्ध में आ सकता है। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना भी बढ़ रही है। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 कैसे, अब 2 गुट बन चुके हैं। एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल समर्थक होंगे, दूसरी तरफ ईरान समर्थक कंट्रीज़ होंगी। इससे कुछ भू राजनीतिक गठबंधन की वजह से भी तनाव बढ़ते रहे हैं। जैसे रूस और चीन के बीच ईरान जो है इनके करीब आ रहा है, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों के साथ खड़ा हुआ। तो इसी वजह से जो राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि और भी मतलब फ्यूचर में भी हमें काफ़ी तनाव, काफ़ी युद्ध या फिर काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, शार्प राइज इन वुमेन मॉजिस्ट किल्ड इन ऑपरेशंस इन छत्तीसगढ़ सिंस 2024। तो एक रिपोर्ट आई है कि 2024 तक जो माओवादी की महिलाएं थी उनकी जो मृत्यु उसमें वृद्धि देखी गई है। 2 सितंबर 2024 में दंतेवाड़ा जिला में मुठभेड़ के दौरान 9 माओवादी मारे गए थे और 6 महिलाएं थी। मतलब महिलाओं की जो मृत्यु की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके बाद अक्टूबर में अटैक होता है नारायणपुर जिले में, वहाँ पर मुठभेड़ में 32 माओवादी मारे गए, उसमें 13 महिलाएँ थीं। और उसके अलावा इनके जो इसके बाद जून में भी अटैक, मतलब इनके जो भी मुठभेड़ होती है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहाँ पर भी महिला माओवादी जो कि शांति उर्फे देवे मारी गई थी, जो कि मेन लीडर थी वहाँ की। और इन पर 8 लाख रुपए का इनाम भी था इनको पकड़ने का, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए माओवादी कौन होते हैं। ये एक नक्सलवादियों का संगठन होता है और इसकी शुरुआत 1967 में होती है भारत में। पश्चिम बंगाल के जो नक्सलवाड़ी गांव है उससे होती है। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ जब सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था, किसान जमींदारों के खिलाफ करते, क्योंकि जमींदार बहुत ज़्यादा कर लगा रहे थे किसानों पर। किसानों की हालात बहुत ख़राब होते थे। किसानों के पास अपनी भूमि होने के बावजूद भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह आंदोलन शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है और ये डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। मतलब ये बैठकर बात करने में विश्वास नहीं करते, ये डायरेक्ट हमला ही करते हैं। 2004 में नक्सली समूहों के विलय से फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका गठन होता है। मतलब जो नक्सलवाद मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज भारत का प्रमुख माओवादी संगठन है। तो आज के समय पर इसको माओवादी संगठन के नाम से जाना जाता है। इनकी विचारधारा क्या रहती है, ये जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको नहीं मानते, मतलब संविधान को नहीं मानते हैं भारत को, और ये कहते हैं कि हम सशस्त्र क्रांति से ही देश को या अब जो भी सामाजिक आर्थिक असमानता है उसको कम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये उग्रवादियों का ये एक रूप होता है। जब इतिहास में हम देखते हैं तो उस समय पर भी उदारवादी और उग्रवादी 2 गुट बने हुए थे। तो इसी तरह जो ये माओवादी संगठन है ये उग्रवादियों का एक रूप है। मतलब ये बातचीत करने में विश्वास नहीं करते, ये सीधा कहते हैं कि हम विद्रोह करेंगे तभी ही चेंजेस ला सकते हैं समाज में। ये ज़्यादातर आदिवासी और गरीबों के हक की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही मतलब इतिहास से इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण होता आ रहा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था आदिवासियों को, क्योंकि उनकी जो भी वनों की भूमि थी उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और उसको अपने कब्जे में लेकर वहाँ पर कृषि करनी आरंभ कर दी थी। और उसी तरह उन्होंने धीरे धीरे ज़मींदार बनाए, जो भी होते थे ज़मींदार, सूबेदार वगैरह। फिर उनसे क्या हुआ, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आदिवासी और गरीब व्यक्तियों को शोषण बहुत ज़्यादा किया था और इसी से परेशान होकर इन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, जिनको नक्सली या नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कहते हैं कि हम जो भी संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था उसको हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हम अपने विद्रोह पर फोकस करते हैं कि अगर विद्रोह करके अगर क्रांति लानी है या कोई चेंजेस करने हैं समाज में तो वो विद्रोह करके ही हो सकते हैं। ये खास करके भूमि, जंगल और जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर जो भी उनके अधिकार है उनकी रक्षा करते हैं।
तो इनके संगठन कौन कौन से हैं? CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसका एक संगठित उग्रवादी समूह है, जिसमें सैन्य विंग, जिसमें गुरिल्ला आर्मी, गुरिल्ला अटैक मतलब कि एकदम से जो संगठन ग्रुप बनाकर अटैक करना और फिर एकदम से वापस आ जाना। जन संगठन और प्रशिक्षण इकाइयाँ भी शामिल हैं, मतलब इसमें उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये प्रॉपर एक संगठन होते हैं, जैसे आर्मी होती है ना, आर्मी हो गई कोई मिलिट्री फोर्स, तो उसी तरह से ये प्रॉपर एक संगठन होता है। इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है और महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। और महिलाओं की जो संख्या है इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है आज के समय पर। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, मतलब ये जो है माओवादी ये कौन कौन से एरिया में रहते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का, इधर झारखंड, उसके साथ उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये जो इतना क्षेत्र है ना, हाँ इतना क्षेत्र, तो इसमें तो इन क्षेत्रों में हमें ये माओवादी संगठन देखने को मिलते हैं और महिलाओं की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खास करके जो छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया है उसको इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि जो बस्तर का क्षेत्र है वहाँ पर माओवादी लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। महिला माओवादी ये भी एक लड़ाकू के रूप में अब सामने आ रही हैं। लड़ाकू के साथ साथ ये लीडर भी हैं और रणनीति बनाने में भी काफ़ी एक्टिव हैं। 2024 में छत्तीसगढ़ महिलाओं मारी गई थी, उनमें से मतलब 13 महिलाएं थी और उसके बाद और भी जो 9 नक्सलवादी मारे गए, मतलब माओवादी थे, उनमें 9 महिलाएं थी और 6 महिलाएं थी उसमें। इसी तरह कुछ मामलों में आरोप भी लगते हैं कि मुठभेड़ों में निर्दोष आदिवासी महिलाओं को माओवादी बनाकर निशाना बनाया गया है। मतलब कि जब जो आपस में मुठभेड़ होती है तो उसमें जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको भी ख़त्म किया गया है इसी आड़ में। तो आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी मतलब ऐसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। इनको एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये जो माओवादी लोग होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो भी कंपनियां होती हैं उनको ये लूटने का काम करते हैं। मतलब उनको लूटकर ये गरीबों की या आदिवासियों की मदद करते हैं और इन्हें लगता है कि हम ऐसा करके मतलब डायरेक्ट एक्शन लेकर ही हम समाज को बदल सकते हैं। अब देखिए हमारी तीसरी न्यूज़ है सिलिकॉन वैली फॉर ड्रीम अमरावती। मतलब कि अब जो CM हैं जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने प्लान किया है कि जो अमरावती है उसको भी सिलिकॉन वैली बनाया जाएगा। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली मतलब जहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो प्रौद्योगिकी है उसको डेवलपमेंट किया जाए, उसका विकास किया जाए जिस क्षेत्र में, तो उसको सिलिकॉन वैली कहा जाएगा। अमरावती को सिलिकॉन वैली बनाने का एक सपना बताया जा रहा है। क्वांटम वैली परियोजना अगर सफल रहती है तो न केवल अमरावती बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश को एक तकनीकी और आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में देखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास होगा और जो आर्थिक शक्ति केंद्र है उसको डेवलप किया जाएगा। अब देखिए क्वांटम वैली की परिकल्पना, मतलब जो परिकल्पना है, मतलब इसकी जो ड्रीम है वो कब घोषणा हुई, कब देखा गया, तो जून 2025 की घोषणा की गई है कि जो अमरावती है वहाँ पर क्वांटम वैली को स्थापित किया जाएगा, जिससे विश्व में एक पहचान मिलेगी सिलिकॉन वैली जैसी। ये परियोजना आंध्र प्रदेश को क्वांटम प्रौद्योगिकी और AI में अग्रणी बनाने पर केंद्रित है कि जैसे बेंगलुरु को अभी सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया की, तो उसी तरह से ये अमरावती को भी वैसा ही एक केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जो 30 जून 2025 में क्वांटम मिशन होगा और जिसमें डिज़ाइन, बुनियादी ढांचा, सहयोग मॉडल को अंतिम रूप दिया जाएगा। मतलब एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें इसका डिज़ाइन तैयार होगा और जो बुनियादी ढांचा है और जो भी सहयोग मॉडल है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा इस मीटिंग में। तो भारत में जो है क्वांटम प्रौद्योगिकी की क्रांति हम दिन ब दिन देखते जा रहे हैं। AI का काफ़ी यूज़ हो रहा है भारत में भी और भारत अब टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो हैदराबाद के हाईटेक सिटी उसका उदाहरण दिया है, वहाँ पर तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। मतलब जो हैदराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जगह है भारत में, तो वो हाईटेक सिटी है। मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी तरह अब पूरे भारत को ही धीरे धीरे क्वांटम प्रौद्योगिकी में बदलने की योजनाएं चल रही हैं। क्वांटम वैली को भी इसी तरह परिवर्तनकारी वैश्विक रूप दिया जाएगा, ऐसा एक टारगेट रखा गया।
अमेरिका में देश का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो भी स्थापित करने की योजना है, जो कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। मतलब अमरावती में जो देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज होगा उसकी स्थापना की जाएगी, तो अगली पीढ़ी में प्रौद्योगिकी की और भारत की जो स्थिति है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। अब देखिए, कोई भी देश जो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, इट मीन्स कि वो ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री है। जैसे कि हम चाइना, अमेरिका को देखते हैं तो उनमें टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, वो अपने संसाधनों का बहुत अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि जो जनसंख्या है वो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जनसंख्या को अपने संसाधन के रूप में यूज़ किया हुआ है। और भारत में क्या है, जनसंख्या तो है, अगर भारत सरकार या भारत में भी ऐसे ही कुछ मतलब कार्यक्रम शुरू किए जाए जिसमें जो भारत की जनसंख्या उनको संसाधन के रूप में यूज़ कर सके, तो भारत भी आगे बढ़ जाएगा। मतलब भारत भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन आज हम भारत में जब देखते हैं तो यहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना देश छोड़कर बाकी कंट्रीज़ को पहले प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ जाकर काम करें। क्योंकि क्या होता है कि भारत में जो बेरोज़गारी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सरकारें हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ शुरू की जा रही हैं, जैसे कि फ्री राशन की स्कीम वगैरह या कुछ भी फ्री देना लोगों को। इसकी बजाय अगर सरकार कोई ना कोई काम देती है लोगों को, तो उससे ज़्यादा भारत जो है विकसित हो पाएगा। तो ये एक अच्छी पहल हम मान सकते हैं कि अमरावती को जो सिलिकॉन वैली बनाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो MBA या जो भी मतलब अपने जो भी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करके जो व्यक्ति घर पर वे फ्री रहते हैं या फिर जिनको फिर भी काम नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है। इससे क्या होगा कि अमरावती को एक वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में देखा जा सकेगा, रोजगार होगा, नवाचार को बढ़ावा देने की उम्मीद मिलेगी। भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब देखिए, सिलिकॉन वैली अमेरिका की जो है उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर कंपनियां गूगल, एप्पल का यहाँ पर ऑफिस है, मतलब मेन हेड ऑफिस, जिसे सिलिकॉन चिप्स के कारण इसे ये नाम दिया गया है। तो भारत की सिलिकॉन वैली अभी वर्तमान में एक ही है, बेंगलुरु को कहा जाता है, और वहाँ पर इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियाँ हैं। अमरावती का लक्ष्य इस क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करना है, मतलब कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़ना है। अब देखिए, इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी। ऐसा नहीं कि अब अगर किसी भी सरकार ने या गवर्नमेंट किसी ने सोच लिया कि भारत को ऐसा एक भारत में केंद्र बनाया जाएगा, तो वो इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी चुनौतियां भी सामना करना पड़ता है। जैसे बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होगी, उच्च गति जो कनेक्टिविटी मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क सुविधा अच्छी हो, अनुसंधान सुविधा होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने वाले उनके पास कंपनीज हो जो इन्वेस्टमेंट कर सके। अब अकेली सरकार या एक इन्वेस्टर तो ऐसा नहीं कर पाएगा ना, तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रतिभा आकर्षण, मतलब कि अब क्या होगा कि जो मतलब तकनीकी विशेषज्ञ है उनको आकर्षित करना भी एक चुनौती हो सकती है कि उनको वहाँ पर कैसे अट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए वित्तीय सहायता भी ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार ने अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है, हालांकि अभी तक दिया तो नहीं है, जो इस सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। ये घोषणा की गई है, 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा सिलिकॉन वैली बनाने के लिए। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।